गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जैसा देख रहे होंगे कि जो अवतल दर्पण है, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि इसके वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी गई है तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलेगी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से आएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी ये दोनों एक दूसरे को सी के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर काटेंगे, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। इस तरीके ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में डैश। अब आगे 4 पॉइंट दिए गए हम लोगों को। पहला पॉइंट नंबर है कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, या ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया है अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। जो सांवली त्वचा का व्यक्ति होता है वो अधिक गर्मी तथा और जो गोरी त्वचा वाला होगा वो कम सर्दी का अनुभव करेगा। तो इस तरीके आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो किया था आपका ऑप्शन नंबर 1 है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 है जे टॉमसन, ऑप्शन नंबर 3 है चैडविक और ऑप्शन नंबर 4 है एंडरसन। जो पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा 1932 में की गई थी। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। और जे थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 4 है अवतल दर्पण। तो जो दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि दर्पण का। इस तरीके आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत हो गया। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टता बढ़ाने और घटाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये एसी वोल्टता को कंट्रोल करने का काम करता है, अर्थात एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में प्रयुक्त होता है। तो इससे क्या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में कौन सी धारा होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है एसी, ऑप्शन नंबर 2 दिया है डीसी, ऑप्शन नंबर 3 दिया है दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो जो बैटरी से धारा निकलती है वो डीसी धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 3 एम्पियर की धारा होती है। अब आप जानते हैं कि Q बराबर फार्मूला होता है NE, Q बराबर NE होता है, और यही बराबर किसके होता है IT के। हम लोग यहाँ से Q बराबर IT डायरेक्ट बोल सकते हैं। यदि Q बराबर IT है तो I बराबर कितना आ जाएगा? Q/T आ जाएगा। इसी I का मात्रक हम लोग एम्पियर कहते हैं, धारा के मात्रक को एम्पियर बोलते हैं। तो चाहे एम्पियर बोल दें चाहे कूलाम प्रति सेकंड बोल दें, और जब आप कूलाम प्रति सेकंड बोलेंगे तो कूलाम के लिए C होगा और सेकंड के लिए S होता है, और जब आप S को पलट के ऊपर ले जाएंगे तो S के पावर -1 हो जाएगा, यानी 3 CS के पावर -1।
ऑप्शन नंबर इस तरीके आपको दिख रहा होगा 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक होता है। ऑप्शन नंबर 1 रुक रुक कर चमकना, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण की विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर 3 भूमि की अस्थिर गति, या ऑप्शन नंबर 4 वातावरणीय अपवर्तन। तो जो तारों का आंशिक रूप से चमकना होता है, यानी तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारक होता है जो होता है ये वातावरणीय अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पायरोमीटर से मापा जाता है। तो पायरोमीटर से पहली चीज जान लीजिए कि पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप मापते हैं, लेकिन अब इसमें ऑप्शन कैसे कैसे दिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक, और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो आप जानिए कि जो पायरोमीटर से जो किसी वस्तु का ताप नापा जाता है तो उस वस्तु का ताप जो होना चाहिए 800 से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, 800 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जो कि 800 से 800 के ऊपर दिया है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो S होती है। आप एक फार्मूला जानते होंगे, Q बराबर होता है Q इक्वल टू MS डेल्टा T होता है, MS डेल्टा T। तो यहाँ से S का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा Q अपान M इंटू डेल्टा T। और आप जानते हैं Q का मात्रक होता है, यानी ऊष्मा तो मात्रक जूल होगा, यम है द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, और T आपका जो डेल्टा T है यहाँ तापांतर होता है, इसलिए इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस होगा, यानी जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर 2 35 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर 3 100 डिग्री सेल्सियस पर, या ऑप्शन नंबर 4 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो ध्वनि का जो चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1 सही होगा। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। सेकंड पेंडुलम का जो या सरल लोलक बोल दिया जाए, इसका जो आवर्तकाल होता है ऑप्शन नंबर 1 है 4 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 है 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 है 1 सेकंड, या ऑप्शन नंबर 4 है 3 सेकंड। जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है जिसको सेकंड पेंडुलम भी कहते हैं 2 सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 45 डिग्री, या ऑप्शन नंबर 4 135 डिग्री। तो जो पारे और कांच के बीच का स्पर्श कोण का मान होता है वो 135 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं, इसको केवल याद रखना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन जो दिया है इसमें ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। 10 के घाते -5 पास्कल, 10 के घाते 7 पास्कल, 10 के घाते 5 पास्कल, या 10 के घाते 4 पास्कल। तो एक बार होता है वो 10 के घाते 5 पास्कल के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोमीटर, या ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोमीटर। जो दूध की शुद्धता हम लोग नापते हैं लैक्टोमीटर से नापते हैं, और हाइग्रोमीटर से हम लोग अपेक्षित आर्द्रता नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से घनत्व नापते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो होता है दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में
लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है, यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 MgCl2, ऑप्शन नंबर 2 MgCO3, ऑप्शन नंबर 3 MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 4 MgSO4। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 सही है। कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है 16, ऑप्शन नंबर 2 36, ऑप्शन नंबर 3 46 और ऑप्शन नंबर 4 56%। जो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 46% होती है, ठीक। और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2 होता है। और यूरिया की जो खोज किया था सबसे पहले फ्रेडरिक ओहलर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है। नंबर 1 इथेन, नंबर 2 इथेनॉल, नंबर 3 ईथर या नंबर 4 क्लोरोपिक्रीन। जो आंसू गैस का मुख्य घटक होता है ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोपिक्रीन होता है। तो क्लोरोपिक्रीन सही है। अब इसमें जो क्लोरोपिक्रीन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, CCl3NO2, ये होता है क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बोरान, ऑप्शन नंबर 2 एंटीमनी, ऑप्शन नंबर 3 पोलोनियम या ऑप्शन नंबर 4 टेल्लुरीन। तो सुरमा के निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। किसका, एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है, यानी कौन सा ईंधन इसमें से है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ऑप्शन नंबर 1 मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 कोयला या ऑप्शन नंबर 4 डीजल। तो जो सबसे कम प्रदूषक होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, इसी कारण इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इस तरीके इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले है एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है, यानी ये आपका सही सुमेलित है। अब देखो इसमें कांपर का सिनेबार दे रहा है, कांपर का सिनेबार नहीं होता, आपका जिंक का कैलेमाइन दिया है, जिंक का कैलेमाइन होता है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और आयरन पायराइट्स, ये सभी होते हैं। और कांपर का जो होता है कांपर ग्लांस, कांपर पायराइट, क्यूप्राइट, ये सब होते हैं। यानी कांपर का जो सिनेबार नहीं होता है। सिनेबार जो होता है वो तो पारा का होता है, किसका, पारा का। और सिनेबार का जो फार्मूला होता है HgS होता है। क्या होता है, HgS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, अब इसके नीचे कौन सा तत्व है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट या ऑप्शन नंबर 4 सोडियम। तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। और दो ही धातु ऐसे हैं जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। नंबर 1 आपका होता है सोडियम और नंबर 2 आपका होता है पोटेशियम। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। नंबर 1 हृदय में, कि नंबर 2 फेफड़े में, नंबर 3 यकृत में, कि नंबर 4 गुर्दे में। सॉरी, ऑप्शन इसमें सीक्वेंस उल्टा हो गया है। तो जो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 1 हृदय, ऑप्शन नंबर 2 फेफड़े, ऑप्शन नंबर 3 गुर्दा
या ऑप्शन नंबर 4 यकृत। जो पित्त रस होता है इसका उत्पादन यकृत में होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है। जो नंबर 1 है तिल्ली, नंबर 2 है दिमाग, नंबर 3 है अग्नाशय या नंबर 4 है जिगर। तो मानव शरीर का जो जिगर होता है अर्थात जो हृदय होता है उसको दोबारा विकसित किया जा सकता है। इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा और स्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन सी और विटामिन ओ, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी3 और विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन ए और विटामिन बी, या ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ए और विटामिन बी। आपको 3 और 4 क्वेश्चन ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। पेलाग्रा जो होता है ये विटामिन बी3 की कमी से होता है, स्कर्बी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस तरीके आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय तथा जमने का समय क्रमशः कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 2 से 3 मिनट और 4 से 6 मिनट, 2 से 10 मिनट और 5 से 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट, या ऑप्शन नंबर 4 5 से 15 मिनट और 10 से 12 मिनट। जो सामान्य मनुष्य के खून के बहने और जमने का जो समय होता है वो 2 से 7 मिनट होता है बहने का समय, और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। इस तरीके आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विषाणु में होता है ऑप्शन नंबर 1 केवल डीएनए, ऑप्शन नंबर 2 केवल आरएनए, ऑप्शन नंबर 3 डीएनए और आरएनए, या ऑप्शन नंबर 4 ना तो आरएनए सॉरी या तो आरएनए या तो डीएनए। तो जो विषाणु होते हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन के, या ऑप्शन नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड सेल्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं? कोराइट्स में, रेटिना में, कॉर्निया में या आइरिस में? जो रॉड सेल्स होते हैं ये मुख्यतः रेटिना में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है? 250 ग्राम, 140 ग्राम, या 1250 ग्राम, या 1400 ग्राम? तो प्रत्येक वृक्क का जो वजन होता है वो 140 ग्राम होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आगे हम लोग कल फिर सेट नंबर 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।